नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। बिहार में 8 जून के बाद लॉकडाउन खत्म हो सकता है। लॉकडाउन 4 की समय सीमा 8 जून को खत्म हो सकती है। कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। सभी अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद अनलॉक पर सीएम नीतीश फैसला ले सकते हैं। हालांकि कई शर्तें लागू रह सकती है। बिहार में 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन खत्म हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। इस पर फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को लेना है, जिसकी बैठक 7 जून को होनी है। बैठक में अनलॉक को लेकर फैसला होगा। हालांकि कई तरह की शर्तें लागू रह सकती हैं। सभी डीएम को अधिकार दिया जाएगा, जो अपने स्तर से इलाके में धारा 144 लगाएंगे। शादी ब्याह में पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती है और अनलॉक के बाद भी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और डीएम को अधिकार रहेगा कि वो अपने स्तर से अगर परिस्थितियां खराब होती है तो अपने स्तर से वो कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 144 लागू रह सकता है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू होने की संभावना है। तो कुछ एहतियातन कदम के साथ साथ 8 तारीख के बाद बिहार में लॉकडाउन खत्म हो सकता है, ये जानकारी आ रही है। लेकिन लोगों को काफी सचेत रहना होगा, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद लापरवाही आ सकती है। और कोरोना की दूसरी लहर बड़ी भारी थी। लॉकडाउन लगाने के बाद संक्रमण दर में काफी कमी आई और रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ। हालांकि कई जगहों पर लोगों की लापरवाही भी दिखी। माना जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से ही संक्रमण दर पर काबू पाने में सफलता मिली और लोगों का भी मानना है कि अभी कुछ दिन और लॉकडाउन रहना चाहिए। अच्छा, 8 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो सकता है, तो ये खबर आप लोग के लिए राहत की बात है कि चिंता की बात है? चिंता की बात है। लगभग अभी रहता तो ठीक ही रहता है। लॉकडाउन और रहना चाहिए था। यस, लॉकडाउन रहना चाहिए, खत्म होना चाहिए। एक आध सप्ताह के लिए और बढ़ाना चाहिए, क्या कि थोड़ा कम ही रहे। लॉकडाउन रह रहा था। अच्छा, लॉकडाउन से फायदा हो रहा है? नहीं फायदा हो रहा है, बहुत सुधार हुआ है लॉकडाउन से। अभी रहना चाहिए। अभी एक आध सप्ताह रहे तो बढ़िया है। जाहिर सी बात है, कई लोग की समस्या को देखते हुए, लोगों के व्यापार पे असर न पड़े, इसको लेते हुए बिहार सरकार ने अपने तरफ से फैसला करने की तैयारी कर रखी है। और खबर है कि 8 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो शर्त भी यही हो सकती है कि कुछ कड़ाई किया जा सकता है। लोगों को मास्क पहनकर निकलने की इजाजत दी जाएगी। रात्रिकालीन जो कर्फ्यू रहता है, शायद वो कर्फ्यू रहे, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिले। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि लोग अभी यही चाहते हैं कि लॉकडाउन रहे। उसमें कुछ ढील भले ही मिले, लेकिन लॉकडाउन रहे, ताकि जो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है, जो लगातार गिरता जा रहा है, वो और कमी आ जाए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, फुटबॉल। चलिए अब खबर को समझते हैं। कोरोना चेन तोड़ने को लेकर बिहार सरकार ने 5 मई से लॉकडाउन लगाया था। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में 4 बार लॉकडाउन का विस्तार किया है और लॉकडाउन 4 की मियाद 8 जून को खत्म हो रही है। 8 जून के बाद लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि एक बार में अनलॉक नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। वहीं नामांकन को लेकर शिक्षण संस्थानों की सीमित छूट दी जा सकती है। व्यापारियों और दुकानदारों के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे और जिसके सहारे वे काम कर सकेंगे। दुकानों को ज्यादा समय तक खोलने की इजाजत दी जा सकती है। समारोह का आयोजन पर रोक जारी रहेगा, लेकिन शादी और श्राद्ध में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। पार्क और मैदान बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू लगाई जाएगी। इस अनलॉक को एक सीमित समय के लिए लगाया जाएगा। अनलॉक के बाद भी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। अगर कोरोना पर और कंट्रोल हुआ तो अनलॉक 2 में कुछ और छूट दी जा सकती है। बिहार में 8 जून के बाद से लॉकडाउन खत्म हो सकता है। अब इसके मायने को समझिए। लॉकडाउन की वजह से बिहार में कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सका है। लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना के मामले 80% कमी आई है। इसमें बिहार में तेजी से कोरोना के मामले कम हुए। बिहार में 24 घंटे में जो नए मामलों की अब संख्या है वो 1000 से नीचे पहुंची। 24 घंटे में 920 नए मामले सामने आए। वहीं एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो घटकर 9000 के नीचे आ गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 8707 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.02% हो गया है। तेजी से घटते मामलों को लेकर राहत जरूर है। ऐसे में अनलॉक का आसार ऐलान हो सकता है। फिर भी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा तो हम कोरोना से जीत सकेंगे।
बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में अल्पसंख्यकों द्वारा दलित उत्पीड़न के मामले में इजाफा हुआ है, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बिहार में दलितों के विरुद्ध अल्पसंख्यकों की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस बार 3 नंबर के पार्टी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पहले टुन्ना पांडे विवाद, फिर नीति आयोग की रिपोर्ट और स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर नई बहस के बाद अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के फेसबुक पोस्ट पर नया सियासी फसाद शुरू हो गया है। संजय जायसवाल ने हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों द्वारा दलित उत्पीड़न के बढ़े मामलों पर चिंता जताते हुए पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद जायसवाल के समर्थन में दूसरे बीजेपी नेता भी आ गए हैं। इन दिनों लक्षित करके और अति पिछड़े लोग, दलित समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर किस प्रकार प्रहार किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह संज्ञान में आने वाली बात है। और जो उन पर आक्रमण कर रहे हैं, जो उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा और ये दहशत में रहेंगे। जायसवाल ने रामगढ़वा के धनगढ़वा में अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों द्वारा दलितों का रास्ता रोके जाने का जिक्र किया है। हालांकि उनकी पहल के बाद ये विवाद सुलझा लिया गया, लेकिन उन्होंने ढाका में नोनिया सहनी और पासवान समाज के लोगों पर जुर्म से लेकर किशनगंज और पूर्णिया के बायसी में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया है। इसमें जेडीयू को सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह रही कि जायसवाल ने हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ने का दावा करते हुए पुलिस प्रशासन पर निर्दोषों को ही दबाने का आरोप लगा दिया, जिस पर बौखलाए जेडीयू नेताओं ने जायसवाल पर ही माहौल खराब करने का आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने ढाका पूर्णिया के कई वाकयात का मिसाल देकर के अल्पसंख्यक और दलितों को लड़ाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता बिहार में चलने वाली नहीं है। किसी क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। जब वह क्राइम करता है तो सरकार और प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। कहीं भी कोई भी घटना घट रही है, प्रशासन की पैनी नजर है उस पर। विधि व्यवस्था को लेकर जायसवाल ने जहां पुलिस प्रशासन को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया है, तो सियासत का मौका तलाश रहे आरजेडी बिना देर किए सरकार को घेरने में जुटा है। अब जेडीयू वाले क्या करेंगे? अब तो एक एमएलसी को निलंबित किया। जब वो टुन्ना जी पांडे ने सवाल खड़े किए थे मुख्यमंत्री पर, तो जेडीयू कह रही थी कि अंगुली काट लेंगे। अब बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जब सवाल खड़ा किया तो अब जेडीयू क्या करेगी? अब हाथ काटेगी। हैरानी की बात है कि बड़े बड़े मुद्दों पर जहां दोनों दल एक दूसरे का दामन बचाने में लगे रहते हैं, इन दोनों छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब खबर को समझते हैं। दरअसल दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर बीजेपी शुरू से ही मुखर रही है। दरअसल हाल ही के दिनों में दलितों के उत्पीड़न के कई मामले भी सामने आए हैं। पूर्णिया के बयासी थाना के मझुआ गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर महादलितों के दर्जनों घरों में आग लगाने का आरोप है। यही नहीं, मुस्लिमों ने महादलितों से मारपीट की और महिलाओं से अभद्र व्यवहार भी किया। पूर्णिया के बाद किशनगंज के बहादुरपुर थाना के रसिया टोली में भी एक समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से काटकर लालचंद्र राय की हत्या कर दी थी। जमुई में भी नाबालिग को अगवा कर पहले धर्मांतरण जबरन शादी रचाई थी। वैशाली में भी 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर हत्या कर दी गई थी। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में पुलिस टीम पर हमला थम नहीं रहा है। दरभंगा के टावर चौक पर लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया। वहीं बांका में भी ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। पुलिस गश्ती दल को खदेड़ने का ये वीडियो दरभंगा टावर चौक का है, जहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि टावर चौक के पास एक दुकानदार सड़क पर जख्मी गाय के लिए दवा लाने निकला था। उसी दौरान गश्ती दल ने बिना कारण जाने लॉकडाउन पालन करने के नाम पर दुकानदार की पिटाई कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ उबल पड़ा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया और पुलिस टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। हम दुकान खोल करके बाजार के लिए निकले। जैसे ही बाजार के लिए निकले, मेरे दुकान के आगे में एक छोटा सा गाय
जो मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। तो मैं पानी पिलाने के लिए उसका दवा खिलाया हूँ और उसके पैर पर जख्मी था। हम पैर पे मलहम लगा रहे थे। अभी वीडियो देख लीजिए आप, पूरे गाय को दवा भी लाए हैं, मेरे पास दवाई भी है गाय का, पूरा मलहम कर रहे थे। उसी में उपेंद्र कुमार जो है वो आए हैं। हम लोग को बोले दुकान बनाने के लिए, हम बोले सर घर दुकानिया है। उन्होंने बोला तो मैंने शटर को डाउन कर दिया। फिर उधर से घूम करके आए हैं और मोटा लाठी ले करके दुर्गेश मोबाइल के ओनर को पहले 2 लाठी में मार दिए हैं। फिर मेरा छोटा भाई था, मेरा छोटी बेटी थी वहाँ पे, उनको भी मारा है। और जब हम बोलने के तरह गलत किए हैं तो हमको भी एक हाथ मार दिए हैं। क्या यही प्रशासन का गुंडा कर दिया? आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। प्रशासन को जो आदमी घर दुकानिया को उनको यहाँ से तबादला किया जाए, उनको बर्खास्त किया। बांका के अमरपुर में भी जमीन विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मेहगाड़ा मोड़ के पास ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष और सीओ पर तीर से हमला किया। साथ ही पुलिस की गाड़ी को भी नहर में गिरा दिया। सवाल है कि आखिर बिहार में पुलिस टीम पर लगातार हमले क्यों हो रहे हैं? क्या लोगों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। चलिए बताते हैं कि पुलिस पर कब कब हमला हुआ। 5 जून को जहानाबाद में पुलिस पर 100 से अधिक लोगों ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष समेत 5 लोग जख्मी हो गए। 1 जून को आरा में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। 31 मई को सुपौल के लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। वहीं 31 मई को बेगूसराय में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर भी हमला किया गया। 7 मई को सारण में डीजे डांस रुकवाने गई पुलिस पर हमला किया गया। वहीं 4 मई को मुजफ्फरपुर में सब्जी मंडी बंद कराने गई पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए है। कोरोना संक्रमण के बावजूद भी वे हमारे समाज और हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर लॉकडाउन नियमों के पालन को लेकर पुलिस सख्ती दिखाती है, फिर भी पुलिसकर्मियों पर हमला कानूनन जुर्म है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और आरा से बड़ी खबर। आरा के कुमार आलोक बने त्रिपुरा के मुख्य सचिव। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं कुमार आलोक। तो आपको बताते चले कि आरा के कुमार आलोक बने त्रिपुरा के मुख्य सचिव। 1999 बैच के हैं आईएएस अधिकारी कुमार आलोक। सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे आईएएस आलोक कुमार। आरा मिशन स्कूल और आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं आलोक। महाराजा हाता मोहल्ले में है उनका पैतृक आवास। इधर सीतामढ़ी में डीजे बजाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए और घटना में रीगा थाना क्षेत्र के सोनार गांव की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे 2 पक्षों में लोग आपस में भिड़ गए। किसी ने लाठी डंडे मारना शुरू किया तो कोई बेल्ट चला रहा है, तो कई लोग एक दूसरे पर कुर्सियां भी बरसाने लग गए। मारपीट के कारण स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा और किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। घायलों को रीगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है। वहीं मारपीट के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इधर रांची में सागर राम हत्याकांड पर बवाल मचा है। गुस्साए लोगों ने एक आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी 3 आरोपी फरार है। राजधानी में सागर राम हत्याकांड पर बवाल। गुस्साए लोगों ने की आरोपी के घर में तोड़फोड़। राजधानी रांची में सागर राम की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नामकुम के पाहन टोली में सागर के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के दौरान गुस्साए लोगों ने आरोपी सिंटू साव के घर में
जमकर तोड़फोड़ की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। दरअसल शनिवार की शाम सागर राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक जमीन कारोबारी सिंटू के घर में सागर राम, मदन यादव, आकाश साव, दिवेश सोनी और सिंटू साव ने शराब पी। इस दौरान जमीन के पैसे के लेन देन को लेकर आकाश और सागर में विवाद हो गया, जिसके बाद आकाश साव ने सागर राम को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी आकाश साव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्तल भी बरामद कर लिया गया है। आकाश कुमार साव उसका नाम आया हम लोगों पर, फिर उसको हम लोगों ने जाके गिरफ्तार किया, टीम ने हमारी गिरफ्तारी, और उसके पास ये देख रहे हैं ये पिस्टल और 7.65 mm का ये कारतूस हमें मिला है। इसमें इकबालिया बयान में अपना बताया भी कि है हमने ही उसको गोली मारी थी। रांची पुलिस ने सागर राम हत्याकांड के मुख्य आरोपी आकाश साव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी सिंटू साव समेत बाकी आरोपी फरार हैं। हत्याकांड के बाद से सिंटू साव का पूरा परिवार फरार है। ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी टीएसी की नई नियमावली को लेकर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने नई नियमावली पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और नई अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। टीएसी पर गरमाई झारखंड की सियासत। नई नियमावली पर बीजेपी ने उठाए सवाल। टीएसी की नई नियमावली पर झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने इसे संविधान विरोधी करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की। संविधान में शेड्यूल 5 पर हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार मिला है। उसी में टीएसी की गठन, उसी में कई प्रकार की चीजें हैं। उसके संदर्भ में राज्य की सरकार ने टीएसी को हाईजैक करने का, पपेट बनाने का, कठपुतली बनाने का जो काम किया है, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है और हम लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से जो काला कारनामा हुआ है मंत्रिमंडल में, उस पर अविलंब रोकने का काम किया जाए। बीजेपी का कहना है कि टीएसी पर नियमावली बनाने का अधिकार सरकार को नहीं है। संविधान में यह अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। बावजूद सरकार ने टीएसी की नई नियमावली बनाई जो संविधान विरोधी है। टीएसी की नियमावली राज्य सरकार मंत्रिपरिषद में पास करके तैयार कर दिया है और अधिसूचित कर रही है, जो गलत है, गैर संविधान है, संवैधानिक है और वो उसके हक में तो है ही नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, वो तो राज्यपाल के अधिकार के क्षेत्र में है। इसका मतलब यह है कि राज्य का मंत्रिपरिषद और वर्तमान हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार संविधान विरोधी सरकार है, जनजाति विरोधी सरकार है और टीएसी को अपने हाथ में डिक्टेटरशिप के रूप में, डिक्टेटर के रूप में लेना चाहती है, जो कि संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, गलत है। टीएसी की नई नियमावली में सदस्यों के मनोनयन में राजभवन की भूमिका को खत्म कर दिया गया है। सदस्यों के मनोनयन का अधिकारी अब सीएम के पास रहेगा। पहले मनोनयन के लिए सदस्यों के नाम राजभवन भेजे जाते थे, लेकिन हेमंत सरकार में टीएसी गठन की फाइल पर आपत्ति जताते हुए राजभवन ने लौटा दिया था, जिससे अब तक टीएसी का गठन नहीं हो सका है। नई नियमावली में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अलावा 18 काउंसिल के सदस्य होंगे। टीएसी का चेयरमैन मुख्यमंत्री होगा, जबकि जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री डिप्टी चेयरमैन। लेकिन टीएसी गठन में राजभवन की भूमिका को खत्म करने पर बीजेपी सवाल उठा रही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में आपके रमन सिंह ने क्या किया था? इस तरह की नियमावली बनाई थी कि नहीं बनाई थी? जब वहां बन सकती है तो झारखंड भी राज्य अलग हुआ था, यहाँ क्यों नहीं बन सकते हैं? और पिछले 5 वर्षों से आपने आदिवासी कल्याण के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तब वहां इसी तरह टीएसी के गठन में राजभवन की भूमिका को खत्म कर दिया गया था। अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी नई नियमावली बनाई गई है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गिरिडीह में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना जमुआ के लताकी की है, जहां कुछ दबंग लोगों ने रास्ते के किनारे टेंट के सामने
अपनी बाइक चढ़ा दी, जिसका टेंट वाले ने विरोध किया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला भी किया, साथ ही ईंट पत्थर भी चले, जिससे 6 लोग घायल हो गए। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं। बाद में सूचना मिलने के बाद जमुआ पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। और सीएम नीतीश कुमार का जर्दालू आम और शाही लीची पहुंचा दिल्ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम के लिए भेजा गया है जर्दालू आम। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचा सीएम का भेजा आम लीची और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम के लिए भेजा गया है जर्दालू आम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए शाही लीची भी भेजा गया है। राजदूतों, मंत्रियों के लिए भी भेजा गया है जर्दालू आम और लीची। 2008 से लगातार नीतीश कुमार भेज रहे हैं बिहार का जर्दालू आम। तो आपको बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार का जर्दालू आम और शाही लीची पहुंच गया है दिल्ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम के लिए भेजा गया है जर्दालू आम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए शाही लीची भी भेजा गया है। राजदूतों, मंत्रियों के लिए भी भेजा गया है जर्दालू आम और लीची। और ये 2008 से लगातार नीतीश कुमार भेज रहे हैं। और आपको बता दें कि जर्दालू आम बिहार का खास है और ये 2008 से लगातार भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचा सीएम नीतीश कुमार का भेजा हुआ जर्दालू आम और शाही लीची। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भेजा गया है। राजदूतों, मंत्रियों के लिए भी भेजा गया है जर्दालू आम। तो सीएम नीतीश कुमार का जर्दालू आम पहुंच गया है दिल्ली और शाही लीची भी पहुंच गया है दिल्ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम के लिए भेजा गया है जर्दालू आम। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंच गया है सीएम नीतीश कुमार का जर्दालू आम और ये जो आम है ये बिहार का खास आम है और लगातार 2008 से इसे भेजा जा रहा है। राजदूतों और मंत्रियों के लिए भी भेजा गया है जर्दालू आम और लीची और 2008 से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार भेज रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।